घर बना रहा है, कोई कारपेंटर है, कोई मिस्त्री है, कोई रेजा है, कुली है, सबका नियोजन ठप है, सबका रोजगार बंद है और मार्केट में पैसा भी नहीं आ रहा है। तो राज्य सरकार को चाहिए था कि एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के रूल को फॉलो करते हुए उसका टेंडर निविदा निकालनी चाहिए थी। निविदा अगर होता तो निविदा में लोग भाग होते तो उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता। पब्लिक टुकुर टुकुर देखते रह गया और हेमंत सरकार यहाँ से रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अन्यत्र कर दिया, जबकि हम समझते हैं कि ये कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका था रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो पैसा हेमंत सरकार का है या केंद्र सरकार का है? वो पैसा आम जनता का गाढ़ी कमाई का वेतन वृद्धि के लिए और सुविधा के लिए, सुख सुविधा भोग करने के लिए उन्होंने पारित किया। उसी तत्परता के साथ यहाँ पर सारे अगर दल के लोग बोलते कि नियोजन नीति लागू होना चाहिए और तृतीय और चतुर्थ झारखंड का लोगों का होना चाहिए, ये तो कोई नेता नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको स्वाद है। तब तो तृतीय और चतुर्थ वर्ग का नौकरी तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ का सरकार में नेतृत्व करता है, वहाँ सरकार में मजबूती के साथ जो मुख्यमंत्री हैं उनको दूरदृष्टि है, विजन है और विजन क्या चलते अपना वो नियोजन नीति बनाए है। लेकिन झारखंड प्रदेश में तो सरकार बदलते गया। खूंटी में हूँ और खूंटी प्रॉपर में हूँ। आप लोगों से एक परिचय कराना चाह रहा हूँ जो परिचय का मोहताज नहीं है, जो झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी हैं। शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। अभी बहुत ज्यादा मैं आ रहा था तो देख रहा था यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम, खूंटी प्रायः देख रहा हूँ बहुत ज्यादा जाम है, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, खूंटी में जाम हमको लगता है विरासत में मिला हुआ है। जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हुए, चाहे विधायक हुए, सांसद हुए, और वो सरकार के साथ जुड़े रहे, सरकार में मंत्री के पद पर रहे, बावजूद खूंटी के रोड, खूंटी की सड़कें की बदहाल आप स्वयं देख सकते हैं। अभी ऐसा नौबत आ गया है कि अगर मान लीजिए किसी स्कूल से बच्चे जाते हैं, चाहे किसी बुजुर्ग को इस रोड के इस पार से उस पार अगर जाना होगा तो कम से कम 5 मिनट इंतजार करना होगा। बड़ी बड़ी गाड़ी का परिचालन हो रहा है। इंडियन ऑयल टर्मिनल बनाया, कम से कम 500 गाड़ियाँ रोज इंडियन ऑयल टर्मिनल में टैंकर चल रही है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ का परिचालन रोज हो रहा है, लेकिन रास्ता जस का तस है। और रास्ते पर का विकास के लिए, रास्ते का को मजबूती के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि ने आज तक कुछ नहीं किया और सिर्फ आश्वासन दिया और मंत्री पद में शोभा बढ़ाया, विधायक बना, सांसद बना और आम पब्लिक को बदहाल छोड़ने का काम किया है। और उसी का दशा है खूंटी की सड़क, आप देख सकते हो। खूंटी मैं समझता हूँ कि जब वो अनुमंडल था आज से 15 साल पहले, तो अनुमंडल में 9 गो थाना हुआ करता था, 2 टीओपी हुआ करता था और 9 प्रखंड हुआ करता था। और जब खूंटी जिला बना तो 6 प्रखंड और 6 थाना, और अभी 1 साल 2 साल पहले उग्रवाद प्रभावित को कंट्रोल करने के लिए 2-4 थाना का इजाफा हुआ। तो खूंटी तो ठगा महसूस कर रहा है, चाहे वो अभी स्थानीय विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हुआ है। इस खूंटी की धरती का सिर्फ बिरसा के नाम पर वोट लेने का काम किया है और प्रतिनिधित्व का करने का हुआ है, लेकिन आम जनता को इन जनप्रतिनिधियों से आज तक कोई फायदा ना हुआ। न बिजली की व्यवस्था सुधार हुई, न पानी का व्यवस्था समुचित हुआ, न सड़क है और न बेरोजगार दूर हुआ, न किसान के लिए पानी की व्यवस्था हुई, न किसान के लिए अलग से बिजली की व्यवस्था हुआ जिसका के एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो सरकार का कैबिनेट से तय था कि किसानों को बिजली दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा, उसका अलग कनेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ सरकार तो मैं समझता हूँ खूंटी जिला ही नहीं पूरे झारखंड प्रदेश का यही दशा है कि लोड सेटिंग और
अंधेरा में रहने के लिए यहाँ के लोग विवश है। दुर्भाग्य नहीं तो क्या है कि हमारा कोयला यहाँ से पंजाब जा रहा है और दिल्ली जा रहा है, और पंजाब और दिल्ली में रोशनी 24 घंटा रहता है बिजली, और जो कोयला का जहाँ पर खदान है, जहाँ से कोयला का पोटेंशियल बढ़ता है, जहाँ पर कोयला निकाला जाता है, यहाँ के मजदूर और दिहाड़ी मजदूर, यहाँ के लोग मेहनत करके कोयला निकालते हैं, और वो झारखंड अंधेरा रहता है। इसी विडंबना और क्या कहा जा सकता है। यानी आपका कहने का मतलब है झारखंड अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। नहीं, झारखंड खनिज संपदा है, और झारखंड के खनिज संपदा को बाहरी लोग और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के मिलीभगत से दोनों हाथ से लूटने का काम किया है, और यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। आप चले जाइए कांटाटोली बस स्टैंड में, खूंटी के ऊपर जो नेताजी चौक के पास और भगत सिंह चौक के पास और हटिया के पास देख लीजिए कि सुबह यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष, यहाँ के बच्चे कुदाल और गैंता और कोड़ी लेके दिन दिहाड़ी मजदूर करने के लिए आते हैं, और जिसको काम मिलता है वो समझता है कि अहोभाग्य किसका मुंह देख के उठे कि हमको काम मिल गया, और नहीं तो फिर वापस अपना घर चला जाता है। तो ये तो विडंबना है, और इसको विकास कहेंगे इस झारखंड प्रदेश को? यहाँ के जनप्रतिनिधि को दिखता नहीं है। जनप्रतिनिधि को क्या दिखेगा? जनप्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि हो गए, उनको पेंशन चालू हो गया, 7वें बार में अभी उसका वेतन वृद्धि हो रहा है, और जब अपने वेतन वृद्धि के बाद हुआ तो मेज थपथपा के इन्होंने ध्वनि मत हुआ, और सब सहोदर भाई हो गए। कोई जेबीएम, कोई जेएमएम, कोई कांग्रेस, कोई आरजेडी नहीं रहा, सब एक परिवार हुआ, एक भाई की तरह हो गया। चूंकि अपना वेतन वृद्धि करना है, अपना पेंशन वृद्धि करना है, अपना सुख सुविधा के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जिस तरह अपने वेतनमान वृद्धि करने के लिए और अपने सुविधा का वृद्धि करने के लिए जिस तत्परता के साथ काम कर रहा है, उसी तत्परता के अनुपार यहाँ के लोगों का भी आय की संपत्ति आय बढ़नी चाहिए। ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कुछ नहीं किया। खूंटी जस की तस है। सिर्फ अगर हुआ है तो यहाँ पर उग्रवाद हुआ, अफीम का खेती हुआ, लोग पलायन कर गए, गांव का गांव खाली हो गया। यही झारखंड को विरासत में मिला और कुछ नहीं मिला। यानी मेन मुद्दा बेरोजगार के कारण युवा भटक रहे हैं। देखिए, किसी भी प्रदेश में अगर आप नीति नहीं बनाएंगे, नियोजन नहीं देंगे और रोजगार का अवसर नहीं प्राप्त होगा बच्चों को, तो वो पलायन करेगा और बहुत लोग जो पलायन करने के साथ साथ वो समाज से दूसरे रास्ते पर भटक के चले जाएंगे, जो यहाँ के युवा की है, और उसका सारे जिम्मेदारी राज्य सरकार को जाती है, यहाँ के प्रशासन को जाती है, जो कि समुचित व्यवस्था बेरोजगार युवकों के लिए नहीं किया। और राज्य सरकार भी स्थानीय नीति कभी 1932, कभी 1962, कभी 1985 करते रहा, और यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स कभी नहीं चाहता है कि झारखंड प्रदेश में विकास हो, शांति रहे। यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स चाहता है कि उलझ के रहे, ताकि यहाँ का नियोजन नीति में जो न्यायालय का शरण में जाएगा तो वहाँ केस होगा, खत्म हो जाएगा, और लोग पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। तो ये राज्य सरकार का दायित्व है, और साथ साथ यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का भी दायित्व है। और ब्यूरोक्रेट्स तो मैं समझता हूँ कि दूसरे प्रदेश में राजनेता ब्यूरोक्रेट्स को नचाते हैं, लेकिन यहाँ तो झारखंड में वो जस्ट उल्टा गंगा बहता है। यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स यहाँ के नेता को नचाने का काम करता है, और क्षणिक लाभ के लिए और थोड़ी सी लाभ के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेट्स के झांसे में पड़ जाते हैं, और पढ़कर वही आज तक नियोजन नीति नहीं बनाया, स्थानीय नीति नहीं बनाया, खाली स्लोगन देते रहा। 1932 का खतियान, नियोजन बेरोजगार को दूर करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, रोजगार मुहैया कराएंगे। क्या रोजगार मुहैया कराइएगा? क्या होगा? एक भी इंस्टीट्यूट है, एक भी आपका टेक्निकल जो ट्रेनिंग है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल कॉलेज है, बीएड की पढ़ाई है, कॉलेज का दशा देख लीजिए। एक हम समझते हैं रांची यूनिवर्सिटी में और पूरे झारखंड के प्रदेश में जितना भी कॉलेज है वहाँ पर परमानेंट प्राचार्य नहीं है। हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में देख लीजिए, वहाँ पर कम से कम 90% स्कूल में प्राचार्य नहीं है, हेडमास्टर नहीं है, और शिक्षक को आप भेड़ी बकरा
का गणना के लिए लगाए हैं, जनगणना में शिक्षक व्यस्त है। और अभी आप मॉडल स्कूल का स्ट्रक्चर संरचनाएं बना रही हैं, 6 को 7 को स्कूल को मर्ज करके कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पदाधिकारी को कमाने का एक जरिया आपने दिया है। उससे उससे विद्यार्थियों को, बच्चों को कोई शिक्षा लाभ होगा ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। इसीलिए सरकार का भी आंकड़ा है कि अभी बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, बच्चे स्कूल में आप देख लीजिए कितने बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो ओवरऑल इस झारखंड प्रदेश को ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, साथ साथ यहाँ के स्थानीय नेता, यहाँ के झारखंड के जो जनप्रतिनिधि है, दोनों मिल के इस झारखंड प्रदेश को लूटने का काम किया है और दोनों हाथ से लूटा है। और वो नियोजन नीति तो एगो खाली सिगुफा है। इलेक्शन आता है, नियोजन होता है, नीति बनती है और वैकेंसी निकलता है और उसका फलाफल रिजल्ट कुछ नहीं होता है। आप देख लीजिए इतने दिन हो गया झारखंड बने हुए। झारखंड बनने के बाद कोई भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे जेएसएससी का हो चाहे जेपीएससी का हो, कोई भी एग्जाम का बगैर केस, बगैर न्यायालय का आदेश के बिना नियुक्ति पत्र नहीं बटा है। ये विडम्बना और दुर्भाग्य नहीं इस झारखंड प्रदेश के युवाओं के लिए तो और क्या हो सकता है। एक साथ 3 राज्य बने, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में नियोजन नीति हो चुकी है, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि 22 से 23 साल हो गई लेकिन यहाँ का नियोजन नीति नहीं बन पाई है। इसमें आप क्या मत दे सकते हैं? आप देखिए, किसी भी राज्य में अपना प्रोविंशियल नियोजन नीति होता है। प्रत्येक राज्य को अपना अधिकार है तृतीय और चतुर्भग के लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी करने के लिए। अभी जैसे बिहार से हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ, तो हम झारखंड के हम बेरोजगार युवक अगर हम बिहार में चाहेंगे तृतीय और चतुर्भग का नौकरी तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ का सरकार में नेतृत्व करता है। वहाँ सरकार में मजबूती के साथ जो मुख्यमंत्री हैं उनको दूरदृष्टि है, विजन है और विजन के चलते अपना वो नियोजन नीति बनाए है। लेकिन झारखंड प्रदेश में तो सरकार बदलते गया, आते गया, जाते गया, कभी राम कभी रहीम होते गया और कभी भी नियोजन नीति नहीं बनाया। उसका खामियाजा यहाँ का युवा वर्ग हो रहा है। मैं समझता हूँ कि तृतीय और चतुर्थ का नौकरी के लिए किसने इस झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री को रोका है? कैबिनेट में पास करा के वो स्थानीय नीति लागू कर देते, जिस तरह छत्तीसगढ़ किया, जिस तरह बिहार किया, जिस तरह बंगाल किया। अगर अभी बंगाल में हम जाके तृतीय और चतुर्थ का नौकरी करना चाहेंगे, उड़ीसा में करना चाहेंगे तो कतई नहीं हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा इस प्रदेश में कि स्थानीय नीति नहीं बनाया तृतीय और चतुर्थ का लोगों के लिए। हमारा जब यहाँ वैकेंसी निकलता है तो भारतीय नागरिक अनिवार्य बोला जाता है, और जब बिहार का वैकेंसी निकलता है, उड़ीसा का वैकेंसी निकलता है तो वहाँ बोला जाता है कि उड़िया निवासी अनिवार्य, बंगाली निवास, बिहार के निवासी अनिवार्य। लेकिन इस दुर्भाग्य है इस झारखंड प्रदेश में भारतीय नागरिक अनिवार्य करता है और इसी का खामियाजा यहाँ के युवा वर्ग हो रहे हैं। और युवा वर्ग समाज से भटकने का एक मुख्य कारण ये भी है स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बनना। और हमारा नौकरी, हमारा यहाँ पर जो रोजगार सृजन है, उस रोजगार सृजन को अभी 60 और 40 का रेशियो करके आ रहा है। शर्म नहीं आता है राज्य सरकार को? राज्य सरकार को स्थानीय जो विधायक और सांसद है, चाहे किसी भी दल के हों, जिस तत्परता से वो अपना वेतनमान वृद्धि करने के लिए विधानसभा में एक मत होकर उन्होंने सारे नियम कानून को कायदे में रख के उन्होंने जो अपना विधानसभा में वेतन वृद्धि के लिए और सुविधा के लिए, सुख सुविधा भोग करने के लिए उन्होंने पारित किया, उसी तत्परता के साथ यहाँ पर सारे अगर दल के लोग बोलते हैं कि नियोजन नीति लागू होना चाहिए और तृतीय और चतुर्थ झारखंड का लोगों का होना चाहिए, ये तो कोई नेता नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको स्वाद है। तब तो उसमें आ जाता है कि ये बीजेपी का है, वो कांग्रेस का है, वो जेएमएम का है, वो जेवीएम का है, वो अपना नीति बघाड़ने लगता है। लेकिन जब अपना सुख सुविधा का बात होता है तो सारे नियम और कायदे गौण हो जाते हैं, सब सहोदर भाई हो जाता है, राम रहीम का दूरियां खत्म हो जाती है और अपना सुविधा के लिए, वेतनमान के लिए कैबिनेट से पास करवा देते हैं और राजभवन भेजा जाता है।
ये कितना विडम्बना है। अब दूसरा मुद्दे पे जाता हूँ। जैसे खूंटी में देखा कि रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बन रही थी, वो भी बीच मझधार में फंस गई है। इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, नॉलेज सिटी का निर्माण जब स्वर्गीय सुशीला केरकेटा जी थी तो उनका अ, उनका सोच था कि और उसी टाइम से नॉलेज सिटी का स्ट्रक्चर बनाया गया था और उस टाइम में ही नॉलेज सिटी का परिकल्पना सोची गई थी और उसका संरचना हुआ और उसी के अनुसार कार्य हुआ था। लेकिन इसके बाद जो भी सरकार बनी, कम से कम 440 एकड़ जमीन में से 220 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया, किसानों को मुआवजा का भुगतान हो गया और भुगतान होने के बावजूद नॉलेज सिटी को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक लाभ लेने के लिए तिलांजलि देने का काम किया और नॉलेज सिटी यहाँ से सदा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद जब यहाँ रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय बनने का बात हुआ तो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को भी इस हेमंत सरकार ने अन्यत्र ले जाने का काम किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ के हमारे स्थानीय मंत्री और जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं अर्जुन मुंडा जी, 15 साल से नीलकंठ मुंडा जी हैं, कोचे मुंडा जी हैं और जनप्रतिनिधि कड़िया जी हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं का एक वक्तव्य भी नहीं आया कि नॉलेज सिटी हटनी नहीं बंद नहीं होना चाहिए और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का अन्यत्र स्थानांतरण भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि नहीं आवाज उठाया और आम पब्लिक टुकुर टुकुर देखते रह गया और हेमंत सरकार यहाँ से रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अन्यत्र कर दिया। जबकि हम समझते हैं कि ये कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका था रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो पैसा हेमंत सरकार का है या केंद्र सरकार का है? वो पैसा आम जनता का गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा है और उस पैसा का दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए। और कम से कम खूंटी जो एजुकेशन हब बनने जा रहा था, जहाँ इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज होता, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय होता, सबको धराशायी कर दिया सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता के चलते। तो ये खूंटी का, ये बिरसा के धरती का दुर्भाग्य है और विडंबना है और यहाँ के युवाओं के लिए विडंबना है। मैं यही कहूँगा। एक और चीज अभी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। जैसे देखा जा रहा है कि बालू के चलते जितना भी विकास कार्य बालू के चलते नहीं हो पा रही है और बालू बंद है, इसमें आप क्या मत दे सकते हैं? आप सरकार को क्या मत दे देंगे? देखिए, राज्य सरकार के पास विजन ही नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं वही राज्य सरकार सुन रही है। राज्य सरकार को अपना विजन होना चाहिए, अपना विवेक से काम होना चाहिए और हेमंत सरकार को विवेकहीन सरकार मैं समझता हूँ। बालू आपका, बालू झारखंड का और बालू का अगर मान लीजिए एनजीटी के जो प्रावधान है उसको उसके बाइफरकेट करके जब टेंडर निकाला जाता तो उसके निविदा होनी चाहिए था। निविदा होने से बहुत लोग का रोजगार से ये बालू का मुद्दा जुड़ा हुआ है। कोई ट्रैक्टर वाला है, कोई घर बना रहा है, कोई कारपेंटर है, कोई मिस्त्री है, कोई रेजा है, कुली है, सबका नियोजन ठप है, सबका रोजगार बंद है और मार्केट में पैसा भी नहीं आ रहा है। तो राज्य सरकार को चाहिए था कि एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के रूल को फॉलो करते हुए उसका टेंडर निविदा निकालनी चाहिए थी। निविदा अगर होता तो निविदा में लोग भाग होते तो उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता। जो रेवेन्यू यहाँ का माइनिंग अफसर खा जा रहा है, थानेदार खा जा रहा है, अंचल खा जा रहा है और अंचल के पदाधिकारी खा जा रहा है। लेकिन राजस्व तो गवर्नमेंट का को मिल नहीं रही है। तो दूरदर्शिता के अभाव है। अगर सचमुच में राज्य सरकार चाहती तो बालू का टेंडर करवाती और रोजगार का व्यवस्था होता और राजस्व की प्राप्ति राज्य सरकार को होता और लोग जो इतना बेरोजगार हैं, चाहे वो ट्रैक्टर वाला हो, ट्रक वाला हो, मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर काम करने वाले हैं और साथ साथ जो बिल्डर्स है, सारे को इफेक्ट है। अब राज्य सरकार चाहती है कि वो बीजेपी वाले लोग हैं जो बड़े बड़े अपार्टमेंट और बिल्डिंग बनाते हैं, तो ये अगर सरकार के
पद पर सरकार में रह के अगर आपको सोचते हैं तो संविधान में जब आप शपथ ले रहे थे उस वक्त तो आपको बोलना चाहिए था कि आप खाली जेएमएम के मुख्यमंत्री हो। आप उस वक्त संविधान का क्या शपथ ले रहे थे कि मैं संविधान का अक्षरवश पालन करूंगा, जाति धर्म लिंग भेदभाव से छोड़कर। तो यही है, अगर आप में दूरदर्शिता हो तो सचमुच में आप नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के प्रावधान को मानते हुए उसका बालू का टेंडर करते और राज्य सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होती और इतना हाहाकार भी नहीं होता। और 10,000 का बालू 30,000 रुपया में जो शहर में बिक रहा है। देखिए, कोई काम रुकता नहीं है इस हिंदुस्तान में। खरीदने वाला चाहिए, बिकाऊ सब कोई है। कोई माई का लाल नहीं बोल सकता है कि हम नहीं बिक सकते हैं। हर कोई बिकाऊ है और खरीदार चाहिए। और काम, कोई काम बंद नहीं होगा। क्या बालू का काम बंद है? बालू का काम बंद है। जहाँ 10 लगता था वहाँ 20,000 रुपया लग रहा है, लेकिन बालू का काम रांची पहुंच रहा है। अभी बालू का हम अगर रांची के लिए बोलेंगे तो रांची में पताल से बालू माफिया पहुंचा देगा, क्योंकि उसका रोजगार है। अगर वो नहीं करेगा तो जीविका क्या करेगा? उसका बाल बच्चा है, उसका खाना है, उसका स्कूल है, फीस है, कौन देगा? राज्य सरकार देगा। राज्य सरकार तो लूटने का काम किया है। और जो रोजगार सृजन करने के जगह में वो बेरोजगार करने का काम सरकारी पदाधिकारी के गलत नीति को अमेंडेंट करने के चलते ही ये दशा झारखंड का है। बालू का राजस्व पदाधिकारी को मिल जा रहा है, माइनिंग अफसर मालो माल है, थानेदार मालो माल है, अंचल के पदाधिकारी मालो है। बालू रुका नहीं है, लेकिन आम पब्लिक को तो बोझ हो रहा है ना। 10,000 का 5,000 का बालू 10,000 में खरीदना पड़ रहा है, विवश है। और राज्य सरकार बड़ी बड़ी ढोंग कर रही है। कभी 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति, जोहार यात्रा, फलना यात्रा, उस यात्रा से कुछ नहीं होगा जब तक यहाँ के लोग खुशहाल नहीं होंगे, यहाँ का रोजगार मुहैया नहीं होगा, यहाँ तब तक विकास और शांति नहीं हो सकता। और विकास के लिए शांति भी जरूरी है। लेकिन राज्य सरकार का दशा देख लीजिए। मैं यह नहीं कहता हूँ कि यही सरकार है, और इसके पूर्व में भी जो सरकार है उस सरकार में भी लूट मची हुई थी, अभी भी लूट मची हुई है। बगैर पैसा का एक काम नहीं होता है आम जनता का। बड़े बड़े स्लोगन होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। पदाधिकारी तो आते हैं रिचार्ज करके। अगर जब तक रिचार्ज नहीं होगा कोई जिला में वो एसपी और डीसी रह नहीं सकता है, अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी रह नहीं सकता। रिचार्ज करना पड़ता है और रिचार्ज के बाद पदस्थापन होती है और फिर उस पदस्थापित जगह को कायम करने के लिए पुनः फिर रिचार्ज करना पड़ता है। अगर ये रिचार्ज सिस्टम जब तक रहेगा इस झारखंड प्रदेश में, इस झारखंड का भला होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आम जो झारखंड के आम जनता तो टुकुर टुकुर देख रही है, निरी है, क्या करेगी। एक और चीज में पर हमने सेक्रेटरी लेवल पर ही एक आरटीआई मांग किए हैं। ये हम समझते हैं पशुपालन घोटाला से भी बड़ा स्कैंडल है। जितने भी जल नल योजना जो चालू किया गया है, एक तो उसका प्राकलन एस्टिमेट बढ़ी हुई है, इसका एस्टिमेट घोटाला है। और जल नल योजना पर यह सफल भी नहीं है और ऊपर से लेके नीचे तक के पदाधिकारी खाली वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और आम जनता का वो जो गांव देहात में जो लग रहा है जितना का बोरिंग होना चाहिए उतना का बोरिंग नहीं हो पा रहा है, जितनी की पाइप लगनी चाहिए वो पाइप नहीं लग रहा है। और लूट और खसोट का आडंबर है। अगर इसमें जांच हो जाएगा तो वो लालू यादव जो पशुपालन में फंसे हुए हैं, निश्चित यहाँ के मंत्री, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ का सेक्रेटरी जेल जाएंगे, मैं समझता हूँ। और जल नल योजना भ्रष्टाचार का एक दुधारू गाय बना हुआ है झारखंड प्रदेश में। और हमने आरटीआई मांगे हैं तो आरटीआई के जवाब के लिए हमको 20,000 रुपया का डिमांड किया है कि 20,000 रुपया दीजिए, जमा कीजिए 2 रुपया प्रति, तब हम आपको सूचना देंगे। तो सूचना मत दीजिए भाई, लेकिन आप जल नल योजना पर जो स्कीम लगाया हुआ है ये महत्वाकांक्षी योजना है सरकार का। और उसका जो टेन्योर था, जब उसका समय था पूरा करने के लिए, उसमें तो वह फेल हो गया क्योंकि एस्टिमेट नहीं है। और जहाँ भी काम हो रही है उस प्राकलन के अनुसार नहीं हो रहा है। और
खाली लूट मचा हुआ है पीएचडी विभाग में। मंत्री से लेकर संतरी तक का जेई सब इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस पर गहन जांच हो जाएगी तो बड़ा घोटाला का पर्दाफाश होगा। और साथ साथ में यहाँ का खूंटी का जो महत्वाकांक्षी योजना है 2019 में कंप्लीट में उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास किया गया था। 56 करोड़ रुपया का राज्य संपोषित योजना के तहत हुआ था यहाँ पर जल नल योजना। और महत्वाकांक्षी योजना था शहरी जलापूर्ति योजना, वो भी अभी पेंडिंग है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जबकि जब शिलान्यास किया जा रहा था तो सीपी सिंह उस वक्त तत्कालीन मंत्री, यहाँ के स्थानीय नीलकंठ मुंडा और यहाँ के सांसद और विधायक गाजे बाजे के साथ कर रहे थे। और वह उसका लग रहा था कि 2 साल में उसका पूरा करने का है, लेकिन अभी 4 साल गुजर गया, अभी भी बड़ा टंकी तक बन के नहीं हुआ है। और नगर पंचायत क्षेत्र में खाली गड्ढा खोद के रख दिया है। ये नगर पंचायत भी और पीएचडी विभाग भी इसका जिम्मेवार है। आम पब्लिक तो निरी है, आम पब्लिक तो गड्ढे में ही चल के जा रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अभी मैं रांची से खूंटी आ रहा था तो देखा कि कुछ दिन पूर्व राज्यपाल आई हुई थी तो ये रोड बनी हुई थी। अभी तो देख रहा हूँ कि एक बरसात भी नहीं बीती है, बरसात सिर्फ अभी हुआ है और देख रहा बीच बीच में गड्ढे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए NH-75 एक्सटेंशन, इसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाईबासा में बैठते हैं, चीफ इंजीनियर गोलचक्कर में के पास उनका कार्यालय है। हम लोग कई बार 3-4 बार जो सेक्रेट हार्ट स्कूल है वहाँ गड्ढा पानी जम जाता था। हम आग्रह किए थे कि कम से कम रोड में जो गड्ढा हुआ है NH-75 का, और उस गड्ढे को तो आप भरने का काम करें। लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर दिया गया। उसके बाद हम रांची के उपायुक्त महोदय को भी एक दिन बोले थे कि ये सेक्रेट हार्ट रांची के बहुत माननीय स्कूल है, बहुत बच्चियों के लिए, और कोई अगर एक्सीडेंटल हो जाएगा तो उसका देनदार कौन होगा, उसकी जिम्मेवारी कौन होगी। तो डीसी साहब रांची के तत्कालीन उपायुक्त महोदय ने इस पर त्वरित कार्रवाई करके NH-75 एक्सटेंशन को बोला, तो वो सिर्फ एक पिचिंग करने का काम कर दिया और एक वर्षा भी नहीं झेल पाई। और साथ ही साथ जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया का जब कार्यक्रम हुआ था तो उस वक्त रोड को लिपा पोती, मैंने थूक पर सतुआ सानने का होता है ना, जो वही लिपा पोती कर दिया गया। इसके पहले तो रोज कैबिनेट मंत्री भारत सरकार अर्जुन मुंडा भी आते थे, मधु कुड़ा आ रहे हैं, जोबा माझी आ रही है, नीलकंठ मुंडा आ रहा है, सैकड़ों IAS के सचिव लेवल के, मुख्य सचिव लेवल के स्थानीय पदाधिकारी, SP DSP सारे ब्यूरोक्रेट्स आते थे। किसी को दिखता नहीं था, क्योंकि वो काला चश्मा पहन के पड़ते हैं ना, उनका बाबूजी का गाड़ी चलता है, इसीलिए उसको तो नहीं पता चलेगा गड्ढा। लेकिन आम पब्लिक को पता, जो गड्ढा है उस गड्ढा को आम पब्लिक के द्वारा, और हम लोग भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आने के पूर्व चीफ इंजीनियर से हम मिल के बोले थे कि भाई इसको करिए। लेकिन टेंडर हो गया, करोड़ों करोड़ का बंदर बांट हो गया, गड्ढा भर गया और एक वर्षा भी नहीं झेल पाया। तो यही तो झारखंड का विकास का एक पायदान है, और झारखंड के विकास का परिकल्पना इसी से किया जा सकता है। और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स कितना तेज हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स कितना काबिल हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि उससे भी कितना काबिल है, यही आपको दिख जाएगा आपको। और साथ ही साथ NH-75 में 3-3, 4-4 को सूखा पेड़ है। हमने तो सारे प्रशासनिक पदाधिकारी को हम दिए कि भाई इस सूखा पेड़ को जितना भी NH-75 में है उसको कटवा दीजिए, नहीं तो मान लीजिए कभी हवा धूका आंधी तूफान आएगा और वो अगर पेड़ गिर जाएगा तो कौन इनोसेंट पर्सन, चाहे कोई बस में चाहे कोई भी, उस पर अगर गिरेगा तो आदमी मरेगा, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। लेकिन किसी को सोच ही नहीं है, किसी का ध्यान ही उस ओर नहीं है। ध्यान है सिर्फ 1 को 2 करने में, कैसे हम 1 को 2 करें, पदाधिकारी हो चाहे नेता हो चाहे जनप्रतिनिधि हो। अपना पूर्व जिला अध्यक्ष JVM के खूंटी के हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।